बस थोड़ा सा आप बातचीत को विराम कर, थोड़ा सा आप 2-3 मिनट मोबाइल को विराम दे दें, क्योंकि इस मोबाइल के कारण कितनी सारी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई। इस मोबाइल के कारण घड़ी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कैलेंडर खत्म, डायरी खत्म, पेन खत्म, कंपास खत्म, रेडियो खत्म, आदमी का सुख चैन खत्म। और अगर किसी के मोबाइल का पासवर्ड उसकी पत्नी के हाथ लग जाए तो आदमी खत्म। तो स्थिति ऐसी हो रही है बिल्कुल। और मैं तो, वो विनोद जी मुझसे कह रहे थे, बोले रसिक जी आप तो अंतर्राष्ट्रीय कवि हो, 7-8 देशों में यात्रा कर चुके हो, मुझे भी कोई विदेश यात्रा करा दो, कहीं बाहर कवि सम्मेलन हो तो मुझे भी भेज दो। मैंने कहा विनोद भाई आज सुबह ही यूक्रेन से फोन आया है, कवि सम्मेलन करवाना है। बोले भाई वो पासपोर्ट अभी मेरा बना नहीं, इस साल आप बलजीत जी को भेज दो, मैं अगले साल चला जाऊंगा। तो मैं समझ गया कि मामला ऐसा चल रहा है बिल्कुल। और बहुत अच्छे, आप कई बार विशेष डिमांड पर आप रहते हैं, आयोजन भी करने लगे। अब तो एक बड़े कवि ने इनको बुलाया, बोले जी मथुरलाल जी आपसे बहुत बड़े आयोजक थे, उन्होंने बुलाया। मैं कहा विनोद जी एक बड़ा कवि सम्मेलन करवाना है, कितना खर्च आएगा? विनोद जी बोले 7 कवियों के 5 लाख रुपए लगेंगे। बोले जी 7 कवियों के 5 लाख, कुछ कम कर लो। इन्होंने 2 कवि कम कर दिए। समझ बाद में आएगा। बात समझ में आ गई हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। तो लीजिए मैं 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करता हूं कि भारत का कण कण जन्नत है, एक नज़र तुम करो जरा। देखो माइक वाला इतना इंटेलिजेंट है, तुरंत आ गया, इसे पता है माइक ऊंचा करना पड़ेगा। मैंने कहा ना 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ, इससे अनुभव पता लगता है। कवि सम्मेलन सुन सुन के कितने अनुभवी हो गए। अच्छा बच्चा आपका ही है? अच्छा फिर ठीक है। नहीं यहाँ योगी जी हैं या बाल मजदूरी में पकड़ के ले जाएंगे, अंदर कर देंगे। वो तो ये कह दे कि हाँ मेरे पिताजी हैं, मैं तो सिर्फ कवि सम्मेलन सुनने आया हूँ, तब बच सकते हो। हाँ यहाँ बड़ी सख्ती चल रही है। तो लीजिए मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि भारत का कण कण जन्नत है, एक नज़र तुम करो जरा, किसी कसौटी पर भी कस लो, 24 कैरेट शुद्ध खरा, और रंग सैकड़ों चमके दमके, रंग बिरंगी दुनिया में 3 रंग बस मुझको भाते, केसरिया संग श्वेत हरा। 3 रंग बस मुझको भाते, केसरिया संग श्वेत हरा। आपको हंसाते हंसाते, गुदगुदाते गुदाते आपके दिलों में कब प्रवेश कर जाएंगे, वो होते हैं लाफ्टर चैलेंज के हीरो भाई विनोद पाल। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं सर दिल्ली से आया हूँ और यकीन मानिए इस 2024 का सबसे बेहतरीन कार्यक्रम कर रहा हूँ, जहाँ इतने बुजुर्ग लोग, जिनका आशीर्वाद, जिनको हंसाने की नेमत मुझे मिली है। मैं यकीन मानिए जब मैं माता जी को हंसते हुए देख रहा था, यहाँ बाबू जी को हंसते हुए देख रहा था। बाबू साहब अगर आप ध्यान दोगे तो हेड गवार जी भी हमारे बीच में बैठे हुए। अरे बिल्कुल मूछे उन्हीं की तरह, हेड गवार जी की तरह, कसम से कह रहा हूँ। हाँ अपनी एमपी की टिकट पक्की करवा लो आप यूपी से। और ये जो मैम बीच में बैठे बस थोड़े से काले बाल होते तो ये खुद इंदिरा गांधी लग रही थी। सच बतला रहा हूँ, मैं तो इतनी देर से देख ही रहा था आपके बीच में। दीपक जी बैठे हुए हैं, दीपक जी नमन करता हूँ आपको। आप देख ही रहे हो कितना हम कितना बोलते हैं इनको, पर क्या मजाल जो 1000 भी बढ़ा दे इंसान। मफतलाल जी के बारे में मैं बतला दूं। 2000 की बात की, सुनो ना दीपक जी की। हाँ जी हाँ जी 2 घंटा लेट आयो कटेगा और पेमेंट। अरे आपने 2 कहा ना, मुझे 2000 सुनाई दिया था, मुझे 2 घंटे तो सुने ही नहीं। तो भाई साहब मैं एक बात बता दूं, गलती उसको मिलनी चाहिए, सजा उसको मिलनी चाहिए जो हमें लेके आया हो। हमें रसिक जी लेके आए थे भाई साहब, तो जो पेमेंट काटनी हो इनके में से काट लेना। अब हम क्या करें भाई साहब, योगी जी ने हाईवे इतने बढ़िया बना रखे हैं, एक बार हाईवे पे चढ़ गए पता ही नहीं चला, 20 किलोमीटर आगे से घूम के आए। हाँ हाईवे बहुत अच्छे बनाए भाई साहब, और ये पावन स्थल इतना बढ़िया है। अच्छा मेरी क्या गलती है विनोद जी? हाँ? हमने तो ड्राइवर को लोकेशन दे दी थी, कटेंगे उसके। अब यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलेगा कि लोकेशन भेजी किसने थी। वो तो लोकेशन भेजी थी मफतलाल जी ने। और आप सोचते हो ये व्यक्ति अपने 2000 काट लेगा?
मैं आप सब लोगों को बता दूं, सारथी जो इनके नाम आप इसमें देख रहे हो, भारतीय संस्कृति निधि के तहत जो सारथी इनका एक पूरा का पूरा एक मिशन है, इसके तहत सिर्फ कवि सम्मेलन नहीं होते, बाबा जी के प्रवचन भी होते हैं। एक बाबा जी जो 2 लाख रुपए लेते थे, इन्होंने अपनी सारथी टीम ने उनसे संपर्क किया कि जी हम अपनी सारथी टीम के अंतर्गत आपका प्रवचन करवाना चाहते हैं, थोड़े से पैसे कम कीजिए। उन्होंने बोला जी मैं तो 2 लाख ले रहा हूं, पहले से ही बहुत कम है, और बाबाओं के तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो 2 लाख वाला 21,000 में पड़ के गया इनके पास। तो हम लोग तो कहीं पे वक्त ही नहीं रखते भाई साहब। आइए, मैं आपके बीच में आया हूं तो मेरी पहली नैतिक जिम्मेदारी बनती है मैं आप लोगों का सम्मान करूं। कविता के निमित्त हूं आया, सोचा ये भी काम करूं, सबसे पहले आप सभी को बारंबार प्रणाम करूं। क्या आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर मैं फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी, मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह। बहुत अच्छा सुनने भाई साहब। कैमरामैन को मैं देख रहा हूँ, कैमरामैन बड़े चालाक होते हैं, आप यकीन मानिए। कोई पुरुष इनके पास पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चले जाए तो जैसे बैठेगा वैसे ही फोटो खींच देंगे, पर कोई महिला या लड़की पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चली जाए तो उसे छूने के बहाने यूं करने जरूर आएंगे। और ये वही महिलाएं ताली बजा रही है जिनको इस तरीके से कर रखा है इन्होंने। और देखिए ताली का क्या विज्ञान है, हम सब ने आपसे तालियां मांगी, पर ताली का विज्ञान क्या है कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है, और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं बता दूं साहब, आज इस पावन प्रांगण में आकर आप सबकी उपस्थिति के सामने मेरा मन कर रहा है, आप सबने देखा अभी बिहार के सीएम ने कांग्रेस का साथ छोड़ के और बीजेपी की तरफ हो गए, देखा आप सबने। वो दृश्य ऐसे नहीं हुआ जाने का, वो दृश्य ऐसे हुआ, यहाँ सारे इंडिया अलायंस वाले खड़े थे, इंडिया अलायंस में जिसमें राहुल गांधी भी है, मायावती भी है, केजरीवाल भी है, सारे हैं। हाँ, ये पूरी की पूरी वो वाला ग्रुप, और यहाँ पे बीजेपी है, ये लेफ्ट है। लेफ्ट समझते हो बेटे, उल्टे हाथ से खाना नहीं खाना, बेटे उल्टे हाथ से पैसे नहीं देना, यानी कि उल्टा हाथ हमेशा से ही गलत था। और ये है बीजेपी, यानी कि सीधा हाथ। अब कांग्रेस से निकलकर नीतीश जी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो पहले राहुल गांधी ने गा के उसे रोकने की कोशिश की। अब जा तो रही है वो बीजेपी की तरफ, तो राहुल गांधी जी पहले निकल के आए ग्रुप में से। राहुल गांधी जी ने गाया, गिला तुम से नहीं कोई, मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस मोदी ने मेरा मुंह काला करके छोड़ा, उसी मोदी से फिर रिश्ता क्यों अपना जोड़ जाते हो। बाकी सारे मेंबर इतने में श्रीनेश जी निकल के आई, कांग्रेस की प्रवक्ता है श्रीनेश जी। श्रीनेश जी ने बोला नीतीश को रोकने के लिए, अकेले ही अकेले चला है कहाँ, कहेगा क्या जमाना, ये मौसम जवा, ओ ना जा ना जा, ओ आजा आजा, ओ राही अलबेले, हम सफर भी कोई साथ ले ले,
हम सफर भी। आप ताली नहीं बजा रहे तो लग रहा है आप कांग्रेस वाले हो। लेकिन सबसे बड़ा जो झटका लगा भाई साहब इस पूरे फेरबदल में, सबसे बड़ा झटका लगा वो लगा लालू के बेटे को। हाँ भाई साहब उप मुख्यमंत्री था, अब उस पद पे नहीं रहा, तो उसने जो गाया वो भोजपुरी में गाया। वो आगे बढ़ा और बोला, याद करा जहिया, याद करा जहिया कुवार रहिलू, पियवा से पहिले हमार रहिलू। पर नीतीश जी तो किसी की सुन नहीं रहे। नीतीश जी तो बढ़ते जा रहे बीजेपी की तरफ। उन्होंने सिर्फ एक गाना गाया, उन सबको गाने के लिए नीतीश जी आगे बढ़ते हुए सिर्फ एक गाना गाया, ओ हो आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। लेकिन इन सब से अलग बीजेपी में अमित शाह जो बीजेपी की तरफ, वो दोनों बाहें खोल के और जो गाना गा रहे हैं, अगर उस गाने का मतलब समझ, इस गाने में मैंने सिर्फ एक शब्द बदला है भाई साहब कि क्या मिल जाएगा उसे। सुनना, अमित शाह, मोदी और योगी जी तीनों बाहें खोल के और नीतीश की तरफ गा रहे हैं, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है पटना मिल गया। अगली पंक्ति पे आप जरूर ताली बजाओगे। आगे क्या बोला मोदी जी ने, योगी जी ने बोला इस लाइन को, पीने वाले को चखना मिल गया पटना मिल गया। आपने देखा राहुल गांधी जी आज तक भाई जो कई जगहों की यात्राओं पे जाते रहते हैं, वो भारत जोड़ो का काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। इस वक्त उन्हें घर जोड़ना चाहिए था। वो भारत जोड़ो यात्रा में लगे पड़े, और भारत जोड़ो यात्रा में भी चले गए भाई साहब मफतलाल जी वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जहां की भाषा दिल्ली वालों को कभी समझ में नहीं आ सकती, उसको तो हिंदी समझ में नहीं आती ढंग से। तो ऐसे ही वो आंध्र प्रदेश के भाषण देने के लिए भीड़ में से निकल के यूं आ रहे थे स्टेज की तरफ राहुल गांधी जी। तो इतने में एक महिला खड़ी हुई आंध्र प्रदेश की, और राहुल गांधी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला तो उत्साहित रहता ही है, स्टेज पे आके बोला, बस 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 बस, अब की बार कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोला, बेटा ये तुमसे कह रही है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। हालात ऐसे हो गए भाई साहब। माँ को एक चिंता क्या रहती है कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। अब यहां पे एक बात सुनना, गाना राम लखन फिल्म का है, राम लखन फिल्म का। मैंने गाने के कुछ शब्द बदले हैं, माँ ने बेटे को सामने बैठा रखा है और माँ गा रही है बेटे से। गाना राम लखन फिल्म का वही है। अब यहां से सुनना, माँ कह रही है बेटे से, ओ राहुल बड़ा दुख दीन भाषण तेरे बड़ा दुख दी, मेरी भद पिटवाई नाक भी ये कटवाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना बड़ा दुख दी। माँ का असली दर्द क्या है वो चार पंक्तियों में देखना भाई साहब। आगे माँ क्या कह रही, तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आया। माँ कह रही है, तूने अपना
घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आए। तू है पप्पू अगर मुझे होती खबर, तुझे देती जन्म कभी ना, बड़ा दुख दीना। बस बस भजन खत्म, तालियां बजा दीजिए। ये राजनीतिक मंच पढ़ना था, लेकिन मैं अपने असली विधा पे आता हूँ। मैं बता रहा था कि राजस्थान में गांव पड़ता है, उस गांव में ना जाने कितने कुएं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है भाई साहब जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो उस कुएं में भाई साहब, मैं जब हम वहाँ पे पहुँचे, मैं और रसिक गुप्ता जी, मैंने झुक के नाम लिया कुएं में कि विनोद पाल, तो कुएं में सवाज है विनोद पाल। रसिक जी ने अपना नाम लिया रसिक गुप्ता, तो कुएं में सवाज है रसिक गुप्ता। मैंने सोचा यार मैं मफतलाल अग्रवाल जी का नाम लेके देखता हूँ। मैंने इनका नाम लिया मफतलाल अग्रवाल, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन होगी यार, इतना बड़ा व्यक्ति तो इनका तो नाम आना चाहिए। अच्छे से अच्छा कवि भी इन्होंने कंपेमेंट में पढ़वा दिया, इनका तो पक्का नाम आना चाहिए। लेकिन जब नहीं आया तो बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से, बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई, जब उन्होंने मफतलाल जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, रसिक गुप्ता का जवाब हो सकता है, मफतलाल जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति है। तो आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब। कम से कम इनसे तो ऊपर 1000 रुपये रख के दे देना आप बस। मैं बतलाऊं, महिलाएं सुन रही हैं, मैं सबसे, इंदिरा गांधी जी मुझे सुन रही है, मुझे उससे बड़ी बात और क्या चाहिए बताइए। मैडम यकीन मानिए, हम तो इतने बुरे मंचों से पढ़ते हैं, दीपक जी जानते हैं हमारे को, नो झील में हम कितनी बार पढ़ के गए हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी महिला टकरा जाती है माता जी, जो बिल्कुल देख के घूर रही होती है हमें गुस्से में। तो एक महिला ऐसी मिल गई, पिछले दिनों मैं नारनौल में गया हुआ था, वैसे एक सामने एक महिला बैठी हुई, मैंने चुटकुला सुना है, मुक्तक सुना, कविता सुना, पर अगली हंस के ना देख और मुझे घूर के देख रही। आखिर में मैं नीचे उतर गया, मैं पैरों में पड़ गया, बहन जी चक्कर क्या है, आप मुझे घूर के क्यों देख रही है? बोली तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। ये दिक्कतें हैं, मैं बताता हूँ महिलाओं का यही है। मैं आपको बता दूं बाबूजी, महिलाओं का यही है। जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी मिलती है तो देवरानी अच्छी मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी मिलती। बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का मिला ही नहीं। राधे, मैं बतला तो रहा हूं ना। वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी की सारी सास, पीछे वाली बस में सारी की सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो इनकी हंसी तो छुपाई नहीं छुप रही। अब तो बख्श दो, अब तो ऊपर पहुंच गई होगी वो। आपकी वाली को तो बस की भी जरूरत ना पड़ी होगी। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला हो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, ऐसा ही है। वो एक सास अपने पोते को खिला रही थी, हाय मेरा सूरज, हाय मेरा चंदा। इतने में चंदा जमीन पर जाके गिर गया। इतने में चंदा जमीन पर गिर गया। बहू ने बोला माता जी आज के बाद मेरे छोरे के हाथ मत लगा देना। भाई सास भी कति छटी हुई थी वृंदावन वाली। बोली ठीक है बहू, आज के बाद मैं तेरे छोरे के हाथ नहीं लगाऊंगी। और तू मेरा मफतलाल में छेड़ दिए। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, यही चल रहा है आजकल। वो एक दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में पोता आया। करे दादी एक बार टै बोल दो। दादी की समझ में, कह रहे ले भाई टै। कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। दादी ने हाथ पकड़, कह रहे टै क्यों बुलवा रहा है और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी अपनी सहेली से कह रही थी। कह रही क्या कह रही थी? एक बार ये बुढ़िया बट टै बोल जा, फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, हम जहां से आते हैं आप हमारे को समझो। हमारे संग कितनी बड़ी दिक्कतें चलती हैं। अच्छा मैं आपको यहां से एक दृश्य देना चाहता हूं भाई साहब, एक दृश्य देख लीजिएगा। ये दृश्य ज़्यादा जरूरी है। सारी माताएं और बहनें हैं, आप जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। दृश्य है, बिल्कुल याद है सबको जी। अब यही दृश्य मैं आपको दिखला रहा हूं भाई साहब। लड़की को, हाँ इंदिरा गांधी जी अपनी सेक्रेटरी को कुछ बोल रही हैं, पहले वो बोल इंदिरा गांधी जी ने अपनी सेक्रेटरी को कुछ बोल दिया, पहले
वो नोट डाउन करके आगे ऑर्डर दे दें तो बात पे बात करते हैं। हाँ तो अच्छा अच्छा ठीक है जी, तो ये तो बढ़िया है मैडम, मेरे पुरानी ऑडियंस भी आई है नई के साथ। मेरी ब्रांड वैल्यू नहीं समझते मफतलाल जी। हाँ बस 5 किलो वजन और बढ़ गया उस मोटी का। मैं बता दूं वैसे हम तो नोएडा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, आप तो जानते हैं नोएडा में हालत क्या है। भाई साहब कह रहे समय की अपनी सीमा है, समय की सीमा नहीं रही, सीमा अब सचिन की हो गई है। उस सचिन की यकीन मानिए भाई साहब, वो पूरी जिंदगी एक ही गाना सुनता रहा होगा रेड एफएम पे, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। सीमा हैदर लगाती है, वहां पे जन्म का बंधन है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहां की 2 औरतें थी नोएडा की जो बार बार कह रही थी, लप्पू सा सचिन, इसके बस की कुछ नहीं, ये तो काम भी नहीं करता है। काम बोल रहे भाई साहब, सीमा के पैर भारी हैं। इससे पता चलता है भाई साहब आप कितना अच्छा हास्य समझते हैं। लेकिन मैं बीच में अपना वो छोड़ता हूं, मैं वहीं से सुना रहा हूं मैडम। तो यहां से सुन लीजिएगा बाबूजी, लड़की का वजन 150 किलो, जिस लड़की की विदाई होनी है उस लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरी बात ये, अच्छा सबको एक एक करके बता रही हो कि विनोद का पिछली बार छूट गया था। आप एक बार बता ही दो, फिर मैं तभी स्टार्ट करूंगा ना। कोई ना, एक बार कर दो, आप कर दो। नहीं तो मैं बोल देता हूं पिछली बार इनका छूट गया था, आज ये इसे दोबारा से सुनने आएंगे। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, जैसे 150 लड़की को उठाने का आया, आदमी खिसक लिए सारे। हाँ, लड़की का वजन 150 किलो भाई साहब। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं था जो लड़की को उठाता। तो लड़की के बाप से जैसी पंडित जी ने बोला, जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, अब कोई सगा मामा तो था नहीं। तो वहां पे 2 व्यक्ति खड़े हुए थे, यहां पे दीपक गोयल जी और यहां पे मफतलाल जी। तो गांव के लोगों के नाम लिए, बेटे दीपक, बेटे उठा दे जरा। तो दीपक जी तो बचपन से उस लड़की के संग स्टापुर खेलते आ रहे थे, इन्हें तो पता था वो स्टापुर पे कूदती थी तो स्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी। तो जैसे बोला बेटे दीपक उठाइए, तो दीपक जी मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा जरा सा झुकेगा तो पथरी फट। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेटे मफतलाल, बदला ले रहा हूं तुम सब लोगों का मैं। बेटे मफतलाल, बेटे उठा दियो। तो मफतलाल जी 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत। तो जैसे बोला बेटे मफतलाल उठाइए, तो मफतलाल, मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा? अच्छा। अब ऐसे में ये लड़का पीछे खड़ा भाई साहब, और सबसे कह रहा, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो पीछे बलजीत जी जैसी कोई खड़ी थी, उन्होंने बताया यहाँ पे नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। ये बेचारा इनके कहने पे आगे तक चल के आके, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम। ये कहते कहते भाई साहब लड़की के बाप तक आ गया और बोला, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा, छुटकी को लेके जा। तो इंदिरा गांधी जी जब तक इसने छुटकी नहीं देखी थी, तो तब तक तो ये नॉर्मल था बिल्कुल। ये जैसे ही इसने उस 150 किलो की लड़की को देखा, इसके शरीर में जो बदलाव हुए, अगर वो आपकी समझ में आ जाए तो तालियां बजा देना तब। अंकल जी ये मेरा सौभाग्य है, आप बस काम बताइए। कह रहे बेटे जा, छुटकी को लेके जा। अब इसने छुटकी देखी, कहा अंकल जी
क्या करना है अंकल जी? उठाना है। अंकल जी इसको उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा और छुटकी ना ही हो, ये तो मुटकी है। पर सबने बोला नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो इसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर भाई साहब यकीन मानना, ये लड़का, ये जो पर्पल शर्ट में खड़ा है, जिसे ये अपनी औलाद मानने से मना कर रहा है, ये लड़का आया और इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि मैं कोई गाना पढ़ देता हूं ओज का जिसे सुन के ये उठा दे। इसने गाना गाया, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब इसने लड़की उठा ली। पर यहां पे दृश्य नंबर 4, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। ये आधे रास्ते तक ही लड़की को लेके गया था कि लड़की के मन में तभी फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो इसकी गोद से उतर के मम्मी कहती वापसी आ गई। लड़की का बाबू लज्जा ले क्या करे, ले क्या मतलब, आधे रास्ते तक तो ले आया था। कह रहा दोबारा से उठा। इसने दोबारा से उठाने की कोशिश की पर नहीं उठी। तब हमारी इंदिरा गांधी मैडम आई और इन्होंने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। मैडम ने गाया, ओ आ, आ, ओ, 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 जीत जाएंगे हम। अब इसकी आवाज है, मैडम ने कंप्लीट किया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब इसका जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा, उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के उसे शिक्षा दे रही है, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को ये बोला तू लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, करा हो मेरी फूल सी बच्ची। फूल सी बच्ची सुनकर तो दीपक जी इसका खून सूख गया। कौन सी बच्ची? लड़की के बाप ने, फूल सी। करा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे, लाड़ लाड़ में क्या खिला दो। अब थोड़ा सा आगे और बड़ा भाई साहब तो इसकी पत्नी और इसका लड़का वहीं पे ही खड़े, और पत्नी कह रही इसकी आज ना बचे ये तो गए। इसने एकदम, कौशल्या रो क्यों रही है? बोली रो ना तो क्या करूं, तुमने 150 किलो उठा रखा और ये सारे लोग मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। बोला चल ताली बजा दिया, बता रो क्यों रही है? कह रही रो ना तो क्या करूं, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी। रोड़ा के है। ऐसे में भी इसका दिमाग देखना। बोला अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को रस्सी गुप्ता जी से मिलवा दियो, वो अपना 101वां चेला बना लेंगे और फिर मफतलाल जी का मंच पढ़वाते रहेंगे। इससे कम से कम घर में राशन आता रहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ खुद इससे 2 किलो कम, इससे भी 2 किलो कम। उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा लड़की की विदाई पे, तो वो जमीन पे लेट के इसके दोनों पैर पकड़ के
और वहीं पे रो रही, कह रही मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को ना ले जाने दूं, मैंने हाथों से पाले, मैं ना ले जाने दूं, मैं मर जाऊंगी। यो बोला देख यो हाथ से छूट गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी, थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक पंडित जी आया करे, जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। यो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। अब बिल्कुल गेट तक पहुंच गए, अब बिल्कुल गेट तक पहुंचे, इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। इधर में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा सालो मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के। अब लड़की की दादी को दो लड़के तो पकड़ के लाए, लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया, कह रहा भैया ये तो ओपेरा सिंगर है, कह रहा भैया बुजुर्ग हो रहा था सांस फूल रही है, कह रहा सालो किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादियां एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब ये भाई साहब बाहर गाड़ी के वहां तक पहुंचा, उससे बोले जल्दी से ड्राइवर से जल्दी से दरवाजा खोल। वो कह अंकल जी यो गाड़ी नहीं, 6 गाड़ी छोड़ के। ये किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा, उससे बोला बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी, अरे बोल, वो मजाक कर रहा, वही गाड़ी थी। इसने लड़की को गाड़ी में जैसे बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोल निकाल कर, निकाल मतलब अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से थी, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की बाहर निकाल ली और जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोले बेटे चैन की सांस क्यों ले रहा है, अभी तो पूरी जम्बू द्वीप का वो चक्कर लगा के फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। लेकिन 4 पंक्तियां आपको जरूर कहना चाहता हूं साहब, इस वक्त हुआ क्या, सिर्फ ये 4 पंक्तियां इसलिए दे के जाना चाहता हूं, हाथ से सब अपनी जगह है। एक गुड़िया के 35 टुकड़े मिले भाई साहब श्रद्धा के, तब हम कवियों ने अपना फर्ज समझा, वो 4 पंक्तियां आपको देना चाहता हूं। अपने घर की बच्चियों को ये 4 पंक्तियां देना क्या जरूरी है इस वक्त, किसको चुनना चाहिए। ये 4 पंक्तियां देके मैं आपकी तालियां लेके अपनी जगह पर बैठूंगा। पर ये 4 पंक्तियां क्यों पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हमारा देश इस वक्त जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा भुनता जा रहा है वो है कि बच्चियां किसी के भी बहकावे में आ रही हैं। ये 4 पंक्तियां मैंने इसलिए लिखी, जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे उसकी चिंता हुई, मैंने ये 4 पंक्तियां अपनी बेटी के लिए लिखी ताकि वो बहकाए, कोई उसे बहकाए ना। और आप भी अपने घर पर अपनी बेटियों को ये 4 पंक्तियां देना कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। सुंदर आफ्ताब नाम के लड़के ने भाई साहब 35 टुकड़े किए, तब ये 4 पंक्तियां निकली। सुनना और अपनी बेटियों को देना ये 4 पंक्तियां कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों मेरी ये 4 पंक्तियां याद रखना तुम सदा, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफ्ताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफ्ताब को मत चुनना। धन्यवाद।